नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च वो तारीख थी जब केरल के वायनाड से सांसद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक राहुल गांधी को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मुकदमे में 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी थी। उस 2 साल की अधिकतम सजा सुनाए जाने के 26 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और 4 दिन के भीतर उन्हें बंगला खाली कराने का नोटिस भी मिल गया था। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि शायद ऊपरी अदालतों से राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर स्टे लगेगा, राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगेगा और उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है। लेकिन बीच में कई शक सुबह भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार जताए जाते रहे। कई थ्योरी और कई प्लॉट के बारे में भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहे जाते रहे। बीजेपी ने और सरकार ने जिस ढंग से मुस्तैदी दिखाई, लोकसभा स्पीकर ने जिस ढंग से मुस्तैदी दिखाई, उसको लेकर कई सवाल उठे। लेकिन आज एक बड़ी खबर फिर सूरत से आई है। इस बार सूरत के सेशन कोर्ट से खबर आई है कि सूरत सेशन कोर्ट ने जिस मामले मानहानि के मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को की थी और फैसला स्थगित रखा था, आज फैसला सुना दिया। एक लाइन में सूरत सेशन कोर्ट के जज जब कोर्ट में आए, आरपी मोगेरा, एक शब्द उन्होंने कहा, डिसमिस्ड। मतलब वो याचिका, वो अर्जी जो राहुल गांधी की सजा और दोष सिद्धि पर स्टे के लिए अर्जी दायर की गई थी, अगर जो उनके कन्विक्शन पर स्टे मिल जाता तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती थी। वो कन्विक्शन पर स्टे की अर्जी, सजा पर स्टे की अर्जी एक शब्द के साथ सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके पास विकल्प है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है हमने सारे विकल्प खुले रखे हैं, अब हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जब यह फैसला आया था मानहानि के मामले में 23 मार्च को, अब 2 दिन बाद 1 महीने पूरे हो जाएंगे। 1 महीने के लिए राहुल गांधी को वहां से जमानत भी मिली थी, अपील के लिए वक्त भी था। लेकिन अब यहां से जब सेशन कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी, हालांकि इस बीच बहुत बातें ऐसी भी कही गई कि अगर फैसला 23 मार्च को आया तो राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में इतना वक्त क्यों लिया। 13 तारीख को राहुल गांधी के वकील और नेताओं के जत्थे सूरत में दिखे थे और आज एक लाइन की अर्जी खारिज होने की खबर के साथ कई सवाल हैं अब राहुल गांधी के भविष्य को लेकर, ये कांग्रेस की रणनीति को लेकर। अब यहां से क्या होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी को बंगला खाली कराने के लिए भी बहुत जल्द, बहुत मुस्तैदी के साथ लोकसभा सचिवालय से चिट्ठी गई थी। अब बंगला भी उन्हें खाली करना है, 2 दिन के लिए वक्त बाकी है बंगला खाली करने के लिए, जितनी मियाद उन्हें मुकर्रर की गई थी। हालांकि वहां से कहा जा रहा है ज्यादातर सामान शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन एक राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा जो बरकरार था, मतलब सदस्यता बहाली की जो गुंजाइश कम दिख रही थी बहुत सारे लोगों की, वो आज के फैसले से लग रहा है कि अब शायद मुश्किल हो। और अगर ये सजा पर स्टे राहुल गांधी को नहीं मिलती है तो 6 साल तक राहुल गांधी, पहले तो सजा पूरे होने के 6 साल तक बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मतलब 2024 भी 2029 भी। बहुत सारे सवाल हैं अदालती प्रक्रिया को लेकर भी। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अभी रामगढ़ में हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार से भी आपकी बात कराऊंगा, हम समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक भविष्य क्या है। लेकिन एक बात और, जब सूरत के कोर्ट से जब ये फैसला आया था मानहानि के मामले में अधिकतम सजा, बार बार जोर देकर कह रहा हूं और यही बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अधिकतम सजा, अगर 2 साल से 1 महीने कम, 1 दिन कम, 10 दिन कम भी सजा होती तो उनकी सदस्यता बरकरार रह सकती थी। वो अधिकतम सजा एक बीजेपी के विधायक के मुकदमे में की तरफ से किए गए मुकदमे में उस बयान को लेकर जिसे कहा गया कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया मोदी सरनेम का जिक्र करके। हालांकि राहुल गांधी ने जो कहा था, राहुल गांधी का वो बयान, जिस बयान को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये मोदी सरनेम का सवाल नहीं है, जिक्र उन्होंने ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे चोरों का किया था। वो बयान भी आगे मैं सुनाऊंगा, चोरों का किया था उन्होंने। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है ये बयान कि इन चोरों के नाम मोदी क्यों हैं, इसका मतलब ये नहीं होता सारे मोदी चोर हैं। और जिनके लिए कहा मोदी सरनेम बहुत सारी बिरादरियों में, जातियों में होती है, सब ओबीसी नहीं होते। खामखा ओबीसी से जोड़कर कांग्रेस के
नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने ट्विस्ट देने की कोशिश की और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। क्या बीजेपी जो कोशिश कर रही है राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी साबित करके राजनीतिक फायदा उठाने की, क्या उसको फायदा मिलेगा? या राहुल गांधी, अगर जेल जाना पड़ गया राहुल गांधी को, अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, तो क्या राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर बवाल मचा, वो बयान आप जरूर सुन लें। इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी ने इस बयान के बाद एक दूसरा बयान दिया जिसमें बीजेपी नेताओं की बहुत नाराजगी है, जिसमें उन्होंने कहा था मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगते। लेकिन पहला वो बयान जो राहुल गांधी ने दिया था 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक के कोलार में, जिस पर बवाल हुआ, पहले वो बयान सुनिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल के इसी बयान पर मानहानि का मुकदमा, उस मानहानि के मुकदमे में भी कुछ पेच है जिसको लेकर मैंने भी वीडियो में कहा है, कांग्रेस के नेता भी लगातार कहते रहे, उनके जो आरोप है उसके आधार पर भी मैंने वीडियो बनाया। उसमें क्या है? उसमें यह है कि पूर्णेश मोदी जो सूरत के बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने मुकदमा किया राहुल गांधी के इस बयान के कुछ दिनों बाद। लेकिन जब सुनवाई होने लगी, राहुल गांधी की पेशी हुई, राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद अचानक पिछले साल 2022 में फरवरी में पूर्णेश मोदी हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा हम इस सुनवाई को स्थगित रखना चाहते हैं, हमारे पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है जिस अदालत में सुनवाई हो रही थी उस अदालत में पूर्णेश मोदी एक बार फिर राहुल गांधी को सम्मन करना चाहते थे, या उन्हें लगा कि फेवरेबल ऑर्डर नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने स्टे ले लिया। इस बीच जिस अदालत में सुनवाई हो रही थी उस जज का ट्रांसफर हुआ, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर संसद में घेराबंदी की, सीधे प्रधानमंत्री पर हमले किए, अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर सीधे सवाल किए, लगातार सवाल किए, न सिर्फ दिल्ली में किए बल्कि लंदन तक में भी जब सवाल उठाया, तब अचानक संसद में भाषण के कुछ दिन बाद वही पूर्णेश मोदी वापस जाते हैं हाईकोर्ट और कहते हैं कि हम इस मामले की सुनवाई चाहते हैं, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। ये कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि इस बीच मजिस्ट्रेट बदले गए और एक साल की चुप्पी के बाद कहीं से कुछ तय हुआ कि अब इस मुकदमे में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए या फैसले के लिए बहुत फास्ट ट्रैक होना चाहिए। और उसके बाद जो भी फैसला आया, बहुत जल्द फैसला आया, अधिकतम फैसला है, वो सामने है। और उसके बाद आज का ताजा फैसला जिसमें उन्हें स्टे नहीं मिला है, अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाना है। लेकिन उस बीच राहुल गांधी का वो बयान, वो भी सुन लीजिए। फिर मैं अमरीश कुमार, जहां मैं हूं रामगढ़ में, उनसे बात करूंगा। वो बयान जिस बयान पर बीजेपी के नेताओं को जबरदस्त नाराजगी है, वो बयान लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता, सावरकर नहीं है। ये जब राहुल गांधी, मेरा नाम गांधी है कि आप माफी क्यों नहीं मांगते, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता, सावरकर। खैर, ये इन सब बातों के बीच अमरीश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 30-40 सालों से पत्रकारिता में हैं, सत्य हिंदी से जुड़े हैं। हर रोज इनका शायद आप लोग कार्यक्रम देखते होंगे शाम को 7 बजे, और मैं रामगढ़ आया हुआ हूं तो यहीं पास में ये रहते हैं, तो मैंने कहा जरा इनसे बात की जाए, राजनीतिक चर्चा भी। तो सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड मैं थोड़ा केस का चाहता था, दर्शकों को पूरे तौर पर आए। तो अब यहां से लगता है कि राहुल गांधी, एक मुसीबत जो लोअर कोर्ट से शुरू हुई वो मुसीबत यहां तक बची रह गई, मतलब उनकी सदस्यता बहाल होने की गुंजाइश, थोड़ी भी उम्मीद अगर थी तो नहीं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को, कुछ नेताओं का ऑफ रिकॉर्ड ये भी कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी, कम से कम सूरत सेशन कोर्ट तक उन्हें उम्मीद नहीं थी, अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। यहां से क्या लगता है इसके राजनीतिक मायने राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, राजनीतिक झटका जो आपने कहा ना कि ये राहुल गांधी, मुझे राहुल गांधी को राजनीतिक झटका लगा है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ये झटका लगा है। राहुल गांधी जिस संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं उसमें उनको ये फायदा होगा इसका।
और जो अगली बड़ी अदालतें, ये बड़ी अदालत नहीं थी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें क्या होगा देखा जाएगा, वो तो लीगल मैटर है। राहुल गांधी चाहते हैं, कह चुके हैं कि मैं जेल जाऊंगा। हमें लगता है कि राहुल गांधी की भावी पॉलिटिक्स के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। दूसरे, ये भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ कर रही है, जैसे याचिका जिनकी थी उस पर भी आरोप है, तो मोदी, ब्रांड मोदी की जो राजनीति है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। राहुल गांधी की जो संघर्ष वाली राजनीति है उसमें उनको फायदा मिलेगा, खासकर कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वो घूम रहे हैं। अब क्या होता है बेल के मामले में, ये अभी नहीं कह सकता हूं क्यों, हाई कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तो किसी को नहीं पता, सही बात है, कोर्ट में क्या होगा। लेकिन जो राहुल गांधी की राजनीति है उसमें राहुल गांधी को दीर्घकालीन फायदा इस प्रकार के फैसलों से होगा। सूरत कोर्ट ने जब लोअर अदालत ने वहां पे फैसला दिया था तो भी राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी ने कोई चिंता नहीं जताई थी और पूरे सारे देश में मैसेज गया ये मामला क्या है, मोदी का मामला क्या है, क्या पिछड़े होते हैं, ललित मोदी क्या पिछड़ी जात के हैं, नीरव मोदी क्या पिछड़ी जाति के हैं, सारे मोदियों की बात आ गई, वो सब वैश्य हैं, बनिया हैं, अलग अलग जात के हैं। पिछड़ी राजनीति की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको कतई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसमें भविष्य में उनको इसका फायदा ही मिलेगा कि सरकार आ रही है, सदस्यता कैंसिल की, उसमें अपने लोकसभा अध्यक्ष की भी भूमिका आती है, इतनी जल्दी हड़बड़ी क्यों की, उनका घर खाली करा दिया गया, जबकि बहुत सारे नेता हैं जिनका घर नहीं खाली करा। मैं बीच में बोलता हूँ, बहुत सारे नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद भी हैं। वो गुलाम नबी आज़ाद जो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं, मोदी के प्रशंसक हैं, मोदी भी उनके प्रशंसक हैं, और बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रहते हुए कांग्रेस से बाहर जाकर हमलावर हैं। गुलाम नबी आज़ाद का बंगला अभी भी है, और ऐसे कुछ और लोगों की लिस्ट है जिनके बंगले अभी भी हैं। लेकिन राहुल गांधी जो हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, जिनके पिता जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनकी दादी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, हालांकि प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी हत्या हुई, परिवार को सुरक्षा की भी जरूरत है, लेकिन 26 घंटे के भीतर सदस्यता जाना और चौथे दिन नोटिस मिलना। अब वापस फिर उसी पर आते हैं, ये क्यों लगता है आपको फायदा होगा? भाई मोदी का जिस ढंग से जो इकोसिस्टम है, मोदी का जिस ढंग से उनके वोटर के बीच उनकी पकड़ है, जो चुनावी नतीजे हाल के दिनों में आए हैं, हिमाचल को छोड़ दें, तो उनको लगता है कि राहुल को जितना हम रेडिक्यूल कर दें, जितना हम राहुल को चिन्हित कर दें, ओबीसी विरोधी है, राहुल को बदनाम करें, जो उन्होंने छवि 5 साल में 6 साल में छवि खराब करने की कोशिश की, तो उन्हें लगता है कि धीरे धीरे चीजें कमजोर हो जाएगी, पब्लिक मेमोरी में यही होगा कि मोदी जैसा कोई नहीं। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी सारे नैरेटिव को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी के साथ एक बड़ा वर्ग है, चुनावी फायदे की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी के साथ है। दूसरा, ये तमाम एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, हर एजेंसी का इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी राहुल गांधी से लगातार लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा उनके विरोधी हैं वो सांप्रदायिकता का सवाल कर रहे हैं, सांप्रदायिक गोलबंदी का सवाल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी इन सबसे बचे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस राजनीति के जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उसमें उनको फायदा ही होना। वो तो कह रहे हैं हमें जेल भेज दो, 2 साल के लिए जेल भेज दो, और अगर वो जेल गए तो भारतीय जनता पार्टी को और बड़ा झटका लगेगा और बड़ा नुकसान होगा। नहीं, हो सकता है जेल जाना पड़ जाए तो है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो राहुल गांधी 6 साल तक, 2029 तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। कहा मुझे चुनाव से बाहर कर दीजिए। देखिए, इंदिरा गांधी के साथ ऐसा ही हुआ था। इंदिरा गांधी को जब जेल भेजने की कोशिश की गई थी, उसका क्या नतीजा मिला था? शाह कमीशन की पूरी कार्रवाई आप देखिए उस दौर में। उसके बाद इंदिरा गांधी लौटी थी सत्ता में। इसलिए ये कहना कि राहुल गांधी को जेल भेज दें, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, वो साधु संत वाली राजनीति कर रहे हैं, वो कोई चुनावी राजनीति के चक्कर में भी नहीं है। एक काउंटर सवाल है जी। 80 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी 350 सीटों के साथ, बेलछी गई थी हाथी पर चढ़ के, उस दौर में जनता पार्टी कैसे बिखरी? उसके पहले 78 और 79 में चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बन गए चंद दिनों के लिए। वो दौर और आज के दौर में फर्क है। भानुमति का एक कुनबा जोड़ा गया था जिसमें बीजेपी भी, हालांकि जनसंघ था, बीजेपी 80 में बनी, वो सारे लोग मिलकर बने और सब में आपस में एक ही साल में झगड़ा शुरू हो गया, तो अपनी गति भी को भी प्राप्त किया ना। उस समय की स्थिति, अमरीश जी, आज की स्थिति में बहुत फर्क तो है। मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता उस राजनीति के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं? आप जरा देखिए, कितने नेता रोज बयान देते हैं। राहुल गांधी पे अटैक करना लगे, जो 4-5 दोयम दर्जे के नेता हो सकते हैं भी दूसरे कतार के, लेकिन उसके अलावा जो प्रथम कतार है उसमें कितने नेता हैं जो मोदी की राजनीति के साथ खड़े हुए हैं? हमें नहीं लगता है। और हमें लगता है कि जब बिखरता है मामला, कांग्रेस भी जब बिखरी, आप देखिए ना, बहुगुना, जगजीवन राम,
ये सब लोग जब निकले हैं, कांग्रेस को चोट कहां, कांग्रेसियों ने तो पहुंचाई। सारे जो कांग्रेस जब बिखरना शुरू हुई तो उस समय ज्यादा बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय की राजनीति है, मोदी जी की पूरी आप कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य नेतृत्व है पूरी तरीके से मोदी के खिलाफ खड़ी हुई है। अमित शाह मोदी के खिलाफ। कौन है नेता बताइए? पूर्व मुख्यमंत्री चला गया, उप मुख्यमंत्री चला गया। तो वो आप एक उदाहरण है किस तरह भाजपा के अंदर भी जो माना जाता था कि मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, वो तो चले गए। तो वो राजनीति धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ेगी। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे होंगे इसके बाद हमें लगता है और चीजें आ जाएंगी, ये मुझे साफ लगता है। नहीं, कर्नाटक चुनाव जरूर एक बहुत बड़ा संदेश देगा, क्योंकि उसके बाद फिर हालांकि उसके बाद साल के आखिर में 4 और राज्यों में चुनाव है, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लेकिन कर्नाटक से एक दिशा तो जरूर मिलेगी। लेकिन फिर उसके पहले बात आती है कि राहुल गांधी अगर 2 साल के लिए जेल चले गए, अभी हम इफ एंड बट में बात करें, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। कांग्रेस की स्थिति भारत जोड़ो के समय राहुल गांधी की छवि बदल जाना और जिस ढंग से विपक्ष आपस में अलग अलग गोलबंदी विपक्ष के नेताओं की है, चाहे केसीआर और ममता और अरविंद केजरीवाल एक साथ बात करने लगे हों, अखिलेश उसमें दिखते हैं, कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है, तो विपक्षी एकता की गुंजाइश दिखती है क्या? और ये अगर नहीं होता है तो मोदी को शिकस्त देना बहुत आसान नहीं है। 2 चीज है, जेल में बंद राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़ा खतरा होंगे जेल से बाहर के बनस्पत। दूसरी, विपक्षी एकता की शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे नीतीश कुमार राहुल गांधी की मुलाकात हो चुकी है। वो नेतृत्व के जो वो है, जो लोगों को संचालित करने का मामला है, कोऑर्डिनेशन का मामला है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। राहुल गांधी नेतृत्व की कतार में है ही नहीं, प्रधानमंत्री की कतार में नीतीश कुमार और आरजेडी, ये तो ऐसे भी पहले भी उस गोलबंदी का हिस्सा है। मैं तो उस बाकी गोलबंदी का हिस्सा कर रहा हूँ जिसमें अखिलेश है, जिसमें अरविंद केजरीवाल है, ममता है और बाकी दल है। ये अलग बात है कि ठीक है, बयान केजरीवाल ने इस मुद्दे पर राहुल के पक्ष में दिया या कुछ ममता ने भी बोला, लेकिन विपक्ष का बंटवारा तो है ना, मतलब 2 धुरी है विपक्ष की। 2 चीज जान ली। नीतीश कुमार के खिलाफ कौन विपक्षी दल है, जरा ये ध्यान से देखिए। नीतीश कुमार के खिलाफ कमान नीतीश कुमार को सौंप दी गई है और नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी भी उनके साथ में है, अखिलेश भी साथ है, ममता भी साथ है, केजरीवाल भी साथ है। मैं वापस आता हूं इस पे खटखट काउंटर। वहां बिहार को आप छोड़ दीजिए, बिहार में नीतीश और आरजेडी मजबूत कॉम्बिनेशन है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे सपोर्टिव है। यूपी जैसे होगा तो यूपी में सब अखिलेश है, लेकिन यूपी में उसके बाद कोई गठबंधन क्या बनेगा? यूपी के अंदर कांग्रेस का अगर वोट देखें तो वोट शेयर कांग्रेस तो है नहीं यूपी में, ये बहुत साफ सी बात है। कांग्रेस यूपी में कहीं नहीं है। विधानसभा में 2.5% वोट मिला। बीएसपी बिखर रही है, बीएसपी का वोट बटेगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में। समाजवादी पार्टी के साथ करीब दर्जन भर छोटे छोटे दल हैं जो वोटों को इकट्ठा करते हैं। वही अम्ब्रेला है जो कभी भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, उसी अम्ब्रेला को बना रहे हैं। तो यूपी के अंदर सपा गठबंधन रहेगा, विपक्ष का गठबंधन सपा रहेगा। और आप ध्यान रखिए, रायबरेली अमेठी में समाजवादी के साथ बसपा एक बार प्रयोग कर चुकी, तब तो फिर भी 15 सीटें आ गई, 10 बीएसपी को आ गई। बीएसपी सर्वाइव कर गई थी, 10 सीटें आ गई, 14 में 0 थी बीएसपी। तो अब बीएसपी अलग है, 13% वोट हो गया 19-20 तो नीचे तो अब अलग हो जाएगी। तो फिर सवाल उठता है, सिर्फ अखिलेश के दम पर यूपी में 80 सीटों की लड़ाई कैसे होगी? छोटे दलों को छोड़ दीजिए। 2 चीज, अभी मैनपुरी का एक चुनाव हुआ था, उसमें बड़े ध्यान से देखिए। मैनपुरी के चुनाव में जिस प्रकार का वोट पैटर्न है उसको देखिए। सारा विपक्ष, उसमें खास करके दलित जातियां कभी यादवों को वो साथ नहीं खड़ी होती थी। मैनपुरी के अंदर सारी दलित जातियां आ गई। आप देखिए, अगड़े भी आ गए। और दूसरा चुनाव, मैनपुरी एक तो उनका गढ़ भी था और नेताजी की मौत के बाद का एक सेंटिमेंट था। मैं सिर्फ काउंटर करता जाता हूं। अब उसके बाद ऐसा ही चुनाव हुआ था फूलपुर में, गोरखपुर में और कैराना में। स्थितियां अलग थी और उसके बाद वहां तीनों जगह जब हार हुई बीजेपी की, तो ये नैरेटिव हो गया कि 19 में तो बीजेपी साफ है, 40 सीटें कम से कम विपक्ष को जाएगा। क्या हो गया उसके कुछ ही दिन बाद? एक मिनट, 19 के चुनाव की जब बात करते हैं तो हमेशा पुलवामा को ध्यान रखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को याद करिए। उससे पहले का जो माहौल है, उसके बाद का माहौल है। इन दोनों का हर बार आप पाकिस्तान पे हमला कर दें, हर बार करें, हर बार फायदा मिले। आपको ध्यान होना चाहिए, मोदी जी ने कहा था 1 वोट सेना के नाम पर भी तो लिया गया था। तो सेना के नाम पर जब वोट मांगा जाएगा, देशभक्ति के नाम पे मांगा जाएगा, तो हालात अलग होंगे। आपने जो उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन रहेगा। और मैं ये कह रहा था कि रायबरेली अमेठी में भी सपा समर्थन देती है कांग्रेस को। ये आप कैसे कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस को नहीं देती है? 2 सीटें इस बार तो अखिलेश ने बोल दिया है जाके अमेठी में कि अमेठी और रायबरेली में भी हम कैंडिडेट खड़े करेंगे, 80 सीट लड़ेंगे। हालांकि मुझे लगता है पोस्टरिंग है। हाँ, ये अभी पोस्टरिंग है, चुनाव के पहले बहुत कुछ होता है। पोस्टरिंग है। रायबरेली की जो सीट है, अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ती हैं,
प्रियंका गांधी आती तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नया आएगा तो समीकरण बदल जाएगा। अमेठी के अंदर राहुल गांधी जो मुझे लगता है नहीं खड़े होंगे। अभी कल कोई बात कर रहा था कि खड़गे जी को खड़ा कर देना चाहिए। स्थितियां देखिए अभी इतनी जल्दी में हम नहीं बता सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन रहेगा विपक्ष का। बिहार जैसा नहीं होगा, बिहार में कांग्रेस का असर है, जमीन पे असर है, और बिहार उस गठबंधन में मजबूत स्थिति में रहती है। उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। लेकिन हम लौटते हैं कांग्रेस। लेकिन एक चीज, 3 राज्य और जो आप बता रहे हैं, छत्तीसगढ़, जरा छत्तीसगढ़ का माहौल देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि अगले चुनाव में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी? चुनाव होने वाला है, अभी तक भूपेश बघेल की जो स्थिति है, राजस्थान में आज ही मैं देख रहा हूं लगातार। तो ये जो 3 राज्य हैं, ये भी स्थितियां अलग हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी बेहतर स्थिति में कहीं ना कहीं आएगी। तो ये फर्क है, इसलिए अभी 19 के हिसाब से 24 का आकलन नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय, उस समय का इंतजार करिए। और अभी ये जो सजा वाला मामला है, मेरा यही कहना कि जेल जाने की अगर बात है, राहुल गांधी जेल चले जाएं, फिर देखिए पॉलिटिक्स क्या होती है। और ये कहना कि इंदिरा गांधी के समय जनता पार्टी बिखर गई, अरे लोकदल बहुत मजबूत स्थिति में था। पूरा उत्तर भारत लोकदल चौधरी चरण सिंह के साथ खड़ा हुआ था। आप सीटों को देखें, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ दल थे, कुछ दल खिलाफ चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग छत्र सर उठा रहे हैं। कहाँ नहीं उठा रहे हैं? कहाँ उठा रहे हैं? जैसे क्यों नहीं भाई, कर्नाटक का उदाहरण मैंने दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? बिहार में कितनी मारकाट है, ऐसा तो नहीं कि बिहार में मारकाट नहीं है। दूसरा, योगी जी के राज में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सुर में बोल रही है? बहुत सारी तो यूपी विधानसभा चुनाव के पहले भी सब लोग योगी और मोदी में झगड़ा मान रहे थे, योगी और अमित शाह में मान रहे थे, और क्या हो गया? सीट कितनी आ गई? कितनी सीटें हार गई, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता है। अरे जीत गए, वो भी तो बात है ना। 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, उसके बाद भी अगर 250 पार कर गए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीट हारे हैं, और 50 सीट किस मैनिपुलेशन से जीते हैं, ये भी आपको पता है। 100 चीजों का हमें नहीं पता, आपको पता होगा भाई। मैनिपुलेशन वाली थ्योरी के बहुत पक्ष में मैं नहीं रहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मैनिपुलेशन होगा, 2-4 सीट हो सकता है, 50 सीट मैनिपुलेशन से नहीं जीतता। आप बिहार में देख रहे थे ना, बिहार में क्या हुआ? बिहार में कितनी सीट मैनिपुलेशन से वो लोग निकाले? मुझे नहीं पता, वो आरोप लगता है 2-4-5 सीटों पर, 10 सीटों पर। देखिए, कलेक्टर जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, 2-4-10 वोट का फर्क, 10 आप मानते हैं, हम उस संख्या को 20 से 25 मान लेंगे। हाँ, चलिए वापस लौटते हैं। वो भी मैं मानता हूँ। देखिए, मैं फैक्ट पे रहता हूँ, जब तक मैं विटनेस नहीं हूँ तब तक मैं कहने से बचता हूँ। अब वापस आते हैं हम राहुल गांधी पर, चूंकि आज की बड़ी खबर राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कहा गया कि छवि बदली। राहुल गांधी को जिस ढंग से पेंट किया गया कि ऐसा मूर्ख आदमी है, पप्पू है, कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो बयान देता है, जो दरअसल उसका बयान है भी नहीं। वो तो एक नैरेटिव का हिस्सा था। उस छवि बदली, यहां तक लोग मानते हैं कि बदली, कि एक जो पार्ट टाइम नेता कहा जाता था वो सब, लेकिन उस छवि बदलने से और ये सजा अगर ऐसे कायम रह गई, ये कैरी फॉरवर्ड करना, ग्राउंड लेवल तक कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, मोटिवेट करना, संगठन को खड़ा करना, क्योंकि बीजेपी जिस विनिंग मशीन की तरह बीजेपी को माना जाता है, बीजेपी जिस ढंग से चुनाव लड़ती है, तो मानना पड़ेगा भाई। देखिए, 10 मार्च को नतीजे आए यूपी के, और 11 मार्च को मोदी रोड शो गुजरात में कर रहे थे। बंगाल में 18 सीटें जीते अगर 19 में, तो 6 साल से कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में बैठे हुए थे। तो इतनी मशक्कत करने वाली पार्टी, पैसा भी है, धनबल भी है, और ईडी, सीबीआई और ये सब एजेंसियां तो हैं ही कि सारे विपक्ष के नेताओं को फंसाओ अंदर को। इंदिरा गांधी इनसे ज्यादा ताकतवर थी, और जनता लड़ी थी, और जनता ने हरा डाला था। कोई संगठनिक वो नहीं था, स्ट्रक्चर था। इमरजेंसी के बाद जनता लड़ी थी, आज क्या जनता लड़ेगी मोदी के खिलाफ? सुनिए, दूसरी चीज, आपने बहुत सारे राज्यों के नाम लिए। बिहार के अंदर ये हारे, बंगाल में ये हारे, छत्तीसगढ़ में ये हारे, राजस्थान में ये हारे, महाराष्ट्र में भी ये हारे, बाद में सब किया होगा। हिमाचल तो पूरा हिंदू प्रदेश है, वहां भी हार गए। तो ये 0.9% वोट का फर्क था। मेरा कहना, ये मोदी ब्रांड ही तो था जो हार रहा था। ये 10 राज्य अगर हार जाता तो देखने वाले का है कि ग्लास में आधा ग्लास को भरा देखते हैं, खाली देखते हैं। आप हार वाला देख रहे हैं, वो जीत वाला देख रहे हैं कि हिमाचल में हारे, गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 150 से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया, जो किसी ने सोचा नहीं था। वहां तो लोगों को लग रहा था 100 मुश्किल होगी। आप पिछले बार जहां गुजरात में 100 का कांटा में हिचकोले खा रहा था, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया गुजरात में। गुजरात तो हम मानते हैं अलग राष्ट्र बन चुका है पूरी तरीके से। उसको अलग राष्ट्र, मोदी जी का राष्ट्र है, मोदी जी का जो एक तरीके से जो उनके समर्थक मोदी जी को ही राष्ट्र मानते हैं। जो क्षेत्रीय स्वाभिमान का मामला होता है, जैसे बंगाल में ममता के साथ है, गुजराती लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। उसको उदाहरण, उसको पूरा देश नहीं मानना चाहिए। पर मेरा कहना, कर्नाटक तो सामने ही है, हाथ कंगन को आरसी क्या,
सामने कर्नाटक में जो हो रहा है वो दिख रहा है, ये तो ब्रांड मोदी है ना। लेकिन कर्नाटक में देखिए असेंबली चुनाव में जब बीजेपी हार गई जी। तब भी कर्नाटक चुनाव में लोकसभा में वो ठीक है। 99% मेरा स्ट्राइक कहना- रेट हो जाता है। हारे पहले तो हारे। एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी हार गई विधानसभा में, जी। और स्ट्राइक रेट लोकसभा में देख लीजिए, फिर सुपड़ा साफ कर दिया। आपकी बात सही है, लेकिन मैं तर्क वितर्क कर रहा हूं ना ताकि नहीं, दूसरा आपकी पक्ष आए। तर्क वितर्क की बात है। मेरा कहना कांग्रेस 50 साल राज की थी हाँ। भाई, ये कितने साल हुए? 10 साल अभी नहीं हुए, 10-12 साल हो सकते हैं, लेकिन कितनी बार आप चढ़ाएंगे? कुछ न कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखेगा। हमें लगता है कि इस बार अब संकट शुरू हुआ है, और ये संकट राहुल गांधी अगर जेल चले जाते हैं, ये संकट ज्यादा खड़ा होगा, और इसका असर भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति पे पड़ेगा और कांग्रेस की। जेल चले भी जाएं तो इसका कोई मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। विपक्षी एकता और मजबूत होकर उभरेगी, मैं आपको बता दूं। तो बहुत सारे लोग विपक्ष के दल के जो नेता हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहते हैं कि कांग्रेस को एल्डर ब्रदर बिग ब्रदर की भूमिका से नीचे आना होगा और रीजनल पार्टी की अहमियत और हैसियत को मानकर कांग्रेस को सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि भाई ये जो हम 400 सीट पर लड़ेंगे वाली मानसिकता से हटके 200 पर लड़ो, 225 पर लड़ो, जहां मजबूत हो लड़ो। ये विपक्ष के नेता ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। एक थ्योरी नीतीश कुमार और कुछ लोगों की तरफ से आती है कि 125-100 सीट को तय करो और बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार खड़े करो ताकि आप 60-70 पर माइनस कर सको। ये सब थ्योरी आती है, लेकिन इन सब की गुंजाइश नहीं दिखती है। नहीं, या दिखती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रधानमंत्री पद का दावा किया? अभी सारी बातें हुई, कहीं हुआ नहीं दावा। स्टालिन ने इस बार कहा चेन्नई में कि प्रधानमंत्री दक्षिण का क्यों ना हो, तो जो समर्थन करने वाले थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये तो इशू खत्म कर दीजिए कि प्रधानमंत्री पद को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कहीं कोई दबाव नहीं है, पहली चीज। दूसरे, 200 सीटों पे सिर्फ कांग्रेस मुकाबला करती है मोदी का, भाजपा का 200 सीटों पे। 300 से ज्यादा सीटों पे क्षेत्रीय दल करते हैं। लड़ाई बहुत साफ सी है। क्षेत्रीय दल जिन राज्यों में मजबूत है वो लड़े, वहां नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस चाहे कि सपा उनको 10, 15, 20 सीट दे दे तो संभव नहीं है, लेकिन बाकी जगह जहां वो लड़ती वहां तो संभव है ना। हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहां तो लड़ेगी। और महाराष्ट्र में उनका तो गठबंधन नहीं है, बिहार में उनका गठबंधन नहीं है। बीच में केजरीवाल है, हर जगह पहुंचते हैं 5-7% वोट केजरीवाल। नहीं, 5-7% नहीं, गुजरात में जरूर था, गोवा में थोड़ा रहा होगा, लेकिन इतनी बड़ी उपस्थिति थोड़ा ना है। कितने सांसद हैं लोकसभा में केजरीवाल के? कितने हैं? यही मैं हैं, और उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दीजिए। जब एक भी सीट लोकसभा में, 2 राज्यों में सरकार है भाई, पंजाब जैसे राज्य में अपार बहुमत से सरकार बनी। अगर आप दिल्ली की सरकार, वो ठीक है सरकार है, पंजाब की स्थितियां अलग हैं, पंजाब में उनके पास है, लेकिन लोकसभा के अंदर क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते। वो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि केजरीवाल भी अपोजिशन का जो ये गठबंधन है इसका हिस्सा बनेंगे, और अब तो बनते जा रहे हैं। अभी जब उनके जेल पे उनकी सीबीआई पूछताछ हुई है तो हमें लगता है कि विपक्ष की राजनीति में केजरीवाल की भूमिका बदली है। अब ना कांग्रेस उन पे अटैक कर रही है, न वो कांग्रेस पे उस तरीके से अटैक कर रहे हैं जो पहले करते थे। इसलिए लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सिसोदिया जेल चले गए, उससे पहले सत्येंद्र जैन जेल में है, और जब लगा कि अब पता नहीं हमारी बारी आ जाएगी, अभी तो केजरीवाल को भी बिठाया ही है सीबीआई ने 10 घंटे, तो अब लगा कि आखिर में अब नहीं तो कब, तो अब हम भी बोलेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन राजनीति में तो बहुत बदलाव होते रहते हैं और ये बदलाव भी सकारात्मक है। हमें लगता है कि विपक्ष तमाम लोग बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी उनसे बात कर रहे हैं, तेजस्वी भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से बात हो रहे हैं। तो केजरीवाल की राजनीति का ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। इस पार्ट के अंदर वो विपक्षी एकता के साथ रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कल को ना हो, लेकिन फिलहाल कोई भी, बीजेडी को छोड़ दीजिए, बीजेडी या वो चंद्रशेखर राव वाला मामला है उसको छोड़ दिया, बाकी ज्यादातर बड़े पैमाने पर विपक्षी एक है, और हमेशा तो सारे विपक्षी राव जो आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए, तो एक जो धुरी बन रही है, बनाने की कोशिश हुई, उसमें चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, केजरीवाल और ये ममता बनर्जी, ये सब लोग शामिल है। ये लोग गए भी थे रैली में वहां खम्मम में, और ये तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की। हालांकि 1 साल में क्या होगा, आखिर वक्त में क्या होगा, कुछ कहना मुश्किल है। 12 महीने में 12 तरह के समीकरण बन सकते हैं, और आखिरी 3 महीने में तो बहुत बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी को
चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता की देखिए, ये जब कहते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इस तर्क में भी नीचे कुछ लोग लिखेंगे, अभी मैं पहले बोल रहा हूं, अरे आप बात करो अजीत जी, इतना बीजेपी को तो 37% मिला, 63% वोट तो खिलाफ है, लेकिन वो ये नहीं बताते 63% में 63 पार्टियां होगी पूरे देश में। नहीं, ये भी कुछ ज्यादा है, 63 पार्टियां। अरे पूरे देश की बात कर रहा हूँ, 63 पूरे देश में। आप रीजन में भी चले जाइए, भाई 63 पार्टी में तो किसी को 2% किसी सीट पे मिला होगा, 5% वो भी। जब 63% सॉरी 37 और 63% में तो हर राज्य की हर पार्टी है ना, किसी को आधा % मैं सिर्फ ये 63 छोड़िए, मान लिया 20-30 हो, तो ये बिखरा हुआ वोट और वहां 37% इंटैक्ट वोट, इसका मुकाबला करने के लिए तो बहुत, ये आप कैसे कह सकते हैं कि यही वोट 37% 24 में रहेगा, 28 में रहेगा, 29 में रहेगा? ये तो बढ़ा है ना। हाँ, 33 से 37 है, 33 से 37 है, इससे 14 में 33 था। भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में पहले भी आई थी, फिर उसका वोट गिर गया। कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ। तो भाजपा का वोट जो है या कांग्रेस का जो वोट है, इसमें भी गिरावट भी आती है और बढ़ते भी हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, आप इतने धूप में नाजुक क्यों हो जाते हैं? नहीं, नाजुक पहाड़ पे रहने वाला आदमी है, धूप में आप बताइए। आप धूप सेक रहे हैं, हम तो रोज धूप सेकते रहते हैं। चलिए, हाँ। तो मेरा कहना है कि वोट जो है वो गिरता और बढ़ता रहता है, इसको लेकर के इतना नहीं होना है कि उन्होंने कसम खा ली कि 37% उनके साथ रहेगा, इतनी ही सीटें रहेंगी। बिल्कुल वो घटता बढ़ता, इसमें कहां शक है। और तो पिछली बार 77 में जो एकता हुई थी, 3 महीने में हुई थी विपक्ष की एकता, सिर्फ 3 महीने। मैंने भी यही कहा ना, जेल में हो गई थी। मैंने भी यही कहा कि आखिरी 3 महीने ही बहुत अहम हो जाते हैं, पर यहाँ तो 1 साल पहले हो गई है, जिसमें कोई हमें बहुत विरोध नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हालात बदल रहे हैं और देश के हालात बदल रहे हैं। उस समय के अलग थे, इस समय के अलग हैं। राहुल गांधी की जो भूमिका है, बड़ी भूमिका है और कैटलिस्ट की भूमिका है पूरी राजनीति में। राहुल गांधी को अगर ये जेल जाना पड़ा तो हमें लगता है कि स्थितियां और बदल जाएंगी। चलिए, तो बहरहाल अमरीश जी से जरा समझने की कोशिश, बातचीत, और मैं जानबूझ के काउंटर सवाल ज्यादा करता हूं ताकि दूसरा पक्ष प्रवोक होकर अपना जवाब भी दे। तो पुरानी दोस्ती है हमारी 30-32 साल पहले की, हालांकि हमसे 15-20 साल बड़े भी हैं। आपने कम ही बताया। और मैं आया हूं पहाड़ में, ये बगल में अमरीश जी रहते हैं, थोड़ा देखने। नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये कंफ्यूजन मत कर दीजिएगा कि ये मेरा घर है। कोई बात नहीं, ये हम आए हैं कहीं ठहरने के लिए, वहां का है ये। बहरहाल, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर जेल जाते हैं तो उससे राहुल गांधी को फायदा है, नुकसान नहीं। ये बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी ये आकलन है, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों की भी, कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस की टीम ने 23 मार्च का जब फैसला आया, वहां से कोर्ट जाने में जो 20 दिन लगाए, उसके पीछे कहीं ये चिंतन तो नहीं है कि ठीक है जेल जाना होगा, जेल जाएंगे। और राहुल गांधी ऐसी बात करते भी रहे। तो क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मानसिक दशा के लिए तैयार हैं? ये अभी देखना होगा। हालांकि वो तैयार रहें या ना रहें, ये विकल्प उनके हाथ में नहीं है, ये तय तो अदालत को करना है। लेकिन वहां अगर ऐसा रह गया, ऐसा फैसला टिका रह गया और राहुल गांधी को जेल जाना पड़ा, तब की स्थितियां क्या होगी वो भी देखने की बात है। अभी तमाम तरह के कयास, अनुमान और आकलन है, हम भी देखते रहेंगे, इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपको नमस्कार पहाड़ से। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब करें तो उसके बाद एक और अपील, अमरीश कुमार जी जिनसे आपने बात की, 7 बजे शाम को सत्य हिंदी पे इनका शो आता है पॉलिटिकल डिबेट का, उसको भी जरूर देखें। और हमारे नए सहयोगी आज कैमरा कर रहे हैं, वो हमारे रिसर्च सहयोगी हैं, उपेंद्र विशाल, उपेंद्र प्रताप कनौजिया, 3-4 नाम है इनका, तो वो अभी कैमरा कर रहे हैं। इनको भी देखते हैं, पहला दिन इन्होंने इस लोकेशन पर किया, शायद अच्छा ही किया होगा, तो नीचे आप कमेंट में इनकी भी तारीफ कर दें। और नमस्कार।